रात के 11 बज रहे थे। अभी 2 घंटे पहले ही मैं बुखार की गोली खाकर सोया था। अचानक मोबाइल की तेज घंटी से मेरी नींद खुल गई। मैंने आंखें खोले बिना ही झुंझलाकर बेड साइड पर हाथ मारा ताकि मोबाइल मिल जाए, क्योंकि लगातार आती कॉल्स ने पूरे कमरे में शोर मचा रखा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अंधेरे में टटोलते हुए मेरा हाथ मोबाइल से टकराया और वो नीचे गिर गया। मोबाइल गिरते ही मैं घबराकर उठ बैठा और कमरे की लाइट जला दी। देखा तो मोबाइल फर्श पर पड़ा अभी भी बज रहा था। मैंने जल्दी से उठाकर स्क्रीन देखी तो कॉल किसी और की नहीं बल्कि मेरे बॉस की थी, जिनके होटल में मैं मैनेजर के तौर पर काम करता था। इतनी रात को उनकी कॉल देखकर मैं परेशान हो गया। लगा जरूर कोई बड़ी बात है, इसलिए तुरंत कॉल उठा ली। उधर से घबराई हुई आवाज आई तो मैं और घबरा गया। मैंने पूछा, सब ठीक तो है? उन्होंने कहा, तुम अभी कहाँ हो? मैंने बताया, घर पर हूँ, बुखार था इसीलिए होटल से जल्दी आ गया। उन्होंने जल्दी में कहा, मैंने ड्राइवर भेजा है, तुम उसके साथ तुरंत आ जाओ, कोई सवाल मत करना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। उनकी आवाज में ऐसी बेचैनी थी कि मैं कुछ और पूछ ही नहीं पाया। कॉल काटकर मैंने जल्दी से कपड़े बदले और बाहर निकल गया। गेट पर ड्राइवर खड़ा था। मैं बिना माँ बाप को बताए उसके साथ होटल के लिए निकल पड़ा। आज उनकी बेटी की शादी थी। रास्ते भर यही सोचता रहा कि आखिर मुझे इस वक्त क्यों बुलाया गया है। होटल पहुंचा तो अजीब सी खामोशी थी। शादी का सजा हुआ मंडप था, कुछ रिश्तेदार खड़े थे और माहौल भारी था। जैसे ही मैं अंदर गया, प्रणीत प्रताप मुझे देखते ही तेजी से मेरी तरफ आए और रोते हुए बोले, बेटा, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं उन्हें हमेशा एक मजबूत और प्रभावशाली इंसान के रूप में देखता आया था। आज उन्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल भर आया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? उनकी बात सुनकर मैं जैसे पत्थर का हो गया। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। मैंने सामने स्टेज की तरफ देखा। उनकी बेटी आयशा अपनी माँ के कंधे पर सिर रखे रो रही थी। पता चला कि बारात किसी कारण वापस लौट गई थी और शादी टूट गई थी। उनकी इज्जत दांव पर लगी थी। उस पल मुझे लगा कि चाहे इंसान कितना भी अमीर या खूबसूरत क्यों ना हो, किस्मत के आगे सब कमजोर है। बिना ज्यादा सोचे मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मुझे पता था मेरे पिताजी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि शादी का फैसला उन्होंने मुझ पर ही छोड़ा था। हाँ, उन्हें दुख जरूर होगा कि मैंने बिना बताए फैसला कर लिया, लेकिन उस समय एक लड़की की इज्जत का सवाल था। सच ये भी था कि मैं किसी और को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। फिर भी हालात के आगे झुक गया। मेरी हाँ सुनकर प्रणीत प्रताप ने राहत की सांस ली, मुझे गले लगाया और स्टेज पर ले गए। पंडित जी को दोबारा बुलाने के लिए ड्राइवर को भेजा गया। मैं सिर झुकाए खड़ा था। यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी शादी आयशा से होने जा रही है। अमीर घर की पढ़ी लिखी बेहद खूबसूरत लड़की अब मेरी पत्नी बनने वाली थी। एक पल को मुझे अपनी किस्मत पर गर्व हुआ, लेकिन अगले ही पल मुझे सौम्या याद आ गई। वो मेरे बचपन की साथी थी, मुझसे 4 साल छोटी। अभी अभी उसने ग्रेजुएशन की परीक्षा दी थी। शायद मैं उसके साथ नाइंसाफी कर रहा था, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। शादी की रस्में शुरू होने से पहले मैंने अपने पिताजी अभय कुमार को फोन कर सारी बात बता दी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर हालात ऐसे हैं तो शादी कर लो, लेकिन हमारे आने का इंतजार करो। उनकी बात सुनकर मैंने प्रणीत प्रताप की तरफ देखा। वो बोले, आज से मुझे बॉस नहीं अंकल कहो। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में मेरे माता पिता भी पहुंच गए। पिताजी तो इस फैसले से सहमत थे, लेकिन मेरी माँ खुश नहीं थी, क्योंकि सौम्या उनकी सहेली की बेटी थी। वो उसके साथ नाइंसाफी होते नहीं देख पा रही थी। माहौल फिर से भारी हो गया, लेकिन अब जो होना था वही होना था। उस रात मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो आते ही रोते हुए मेरी तरफ बढ़ी और कहने लगी कि पिछले 18 साल से उस लड़की का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है और तुम इतनी आसानी से उसे भुलाकर शादी कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन जो लड़की तुम्हारी अपनी इज्जत है उसे यूं रुलाना तुम्हें ठीक लग रहा है। मैं कहती हूँ अभी इसी वक्त घर चलो और इस शादी से इनकार कर दो। माँ की बात सुनकर मैंने बाबा की तरफ देखा तो वो उन्हें पकड़कर कुर्सी पर बैठाने लगे।
लेकिन माँ लगातार रोए जा रही थी। प्रणीत प्रताप, जो अब तक इस शादी के लिए राजी थे, हैरानी से कभी मेरी तरफ देखते तो कभी मेरी माँ की तरफ। मैं चुपचाप बैठा था। शायद मुझे शांत देखकर उन्हें थोड़ा भरोसा हुआ। उधर आयशा गहरी उलझन में थी। पहले ही उसकी बारात लौट चुकी थी, रिश्ता टूट चुका था, और अब जिस लड़के से उसके पिता ने उसकी शादी तय की थी, उसकी माँ ही सबके सामने इस रिश्ते के खिलाफ खड़ी थी। वो बेचारी कभी अपने पिता को देखती, कभी मेरी माँ को। उसे लग रहा था जैसे उसका भविष्य आंखों के सामने डूब रहा हो। मैं उसके मन की हालत समझ सकता था, क्योंकि इस पूरे मामले में उसकी खुद की कोई आवाज नहीं थी। जिस लड़के को उसने कभी अपने जीवन साथी के रूप में चुना था, वो थोड़ी सी नाराजगी में उसे छोड़कर चला गया। अब वो पूरी तरह अपने पिता के फैसले पर निर्भर थी। उसे अपनी राय देने का भी हक नहीं मिल रहा था। पंडित जी ने शादी का फंक्शन शुरू किया तो आयशा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उससे ज्यादा मेरी माँ रो रही थी। वो ऐसी बहू घर नहीं लाना चाहती थी जो आधुनिकता के नाम पर बड़ों की इज्जत ना करे और जिसे घर गृहस्थी की समझ ना हो। उन्हें लगता था कि पढ़ी लिखी और अमीर घर की लड़कियां घर संभालना नहीं जानती। बार बार कह रही थी कि उसे तो शायद खाना बनाना भी नहीं आता होगा। उनके घर में तो नौकर चाकर होंगे, वो हमारे साधारण से घर में कैसे रहेगी? और सबसे बड़ी बात, मेरा बेटा कभी घर जमाई नहीं बनेगा। माँ को इस रिश्ते से बहुत आपत्तियां थीं, लेकिन प्रणीत प्रताप को रोते और हाथ जोड़ते देखकर मैं साफ इनकार नहीं कर सका। शायद मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि किसी को ना कह सकूं। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि चाहे फायदा हो या नुकसान, मैं किसी को मना नहीं कर पाता था। शादी की रस्म शुरू होने से पहले ही माँ ने साफ शर्त रख दी कि उनका बेटा घर जमाई बनकर नहीं रहेगा। इस बात पर प्रणीत प्रताप एक पल को परेशान हुए, लेकिन फिर अपनी पत्नी को समझाकर चुप करा दिया। आखिरकार मेरी और आयशा की शादी हो गई। ये खबर सौम्या के घर भी पहुंच गई। उसकी माँ को इस शादी से कोई खास ऐतराज नहीं था, क्योंकि सौम्या के लिए कई रिश्ते आ रहे थे और सौम्या को माँ अक्सर मेरी वजह से ही मना कर देती थी। हाँ, उन्हें थोड़ा दुख जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने हालात को समझते हुए चुप्पी ही बेहतर समझी। लेकिन वो मेरी मजबूरी समझती थी, इसीलिए चुप हो गई। सौम्या भी अभी नासमझ ही थी। उसे भी शायद इस बात का गहराई से एहसास नहीं हुआ। घर के ज्यादातर लोग इस शादी से आधे अधूरे मन से ही राजी थे। मैं खुद अपनी किस्मत के अचानक बदल जाने पर हैरान था। कभी सोचा भी नहीं था कि आयशा से मेरी शादी हो जाएगी। मैंने हमेशा उसे अपने बॉस की बेटी की तरह ही देखा था। आज जब वो मेरी पत्नी बनकर मेरे पास बैठी थी, तो दिल में एक अजीब सी खुशी उठ रही थी, लेकिन साथ ही ये भी महसूस हो रहा था कि मैं उसकी पहली पसंद नहीं हूँ। वो सिर्फ अपने पिता की इज्जत और हालात की वजह से इस रिश्ते के लिए मान गई थी। मुझे लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अक्सर औरतें अपने पति के साथ खुद को ढाल ही लेती हैं, चाहे शुरुआत में मन से राजी हो या नहीं। शादी की रस्म पूरी होने के बाद मेरे पिता अभय कुमार जी ने कहा कि जब शादी हो ही गई है तो अब विदाई कर दीजिए। रात के 12 बज रहे थे। बुखार की वजह से मेरी हालत भी बिगड़ रही थी। मेरे पिता और प्रणीत प्रताप ने आपस में कुछ बात की और तय हो गया कि आज ही विदाई होगी। थोड़ी ही देर में आयशा हमारे साथ हमारे घर आ गई। हमारा घर छोटा जरूर था, लेकिन साफ सुथरा और सादा था। मैं उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लगा था शायद उसे अपने बड़े आलीशान घर को छोड़ने का दुख होगा, लेकिन वो बिल्कुल शांत और संतुलित दिख रही थी। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसे सहज देखकर मुझे भी सुकून मिला। मुझे तेज बुखार था, इसलिए मैं जल्दी सोना चाहता था। अपने कमरे में आया तो सब कुछ वैसे ही था जैसे छोड़कर गया था। मैंने जल्दी से कंबल हटाकर उसे बैठने को कहा। वो भी बहुत थक चुकी थी। भारी लहंगे की वजह से उसकी कमर दर्द कर रही होगी, लेकिन उसने अपनी तकलीफ की कोई परवाह नहीं की। मुझे बुखार में परेशान देख वो तुरंत मेरी तरफ आई और बोली कि दवा ले लीजिए, ऐसे बुखार ठीक नहीं होगा। मैंने कहा कि 3-4 घंटे पहले ही दवा ली है, अब थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। सुबह ऑफिस भी जाना है, छुट्टी नहीं ली है। वो बोली आप आराम से सो जाइए, ऑफिस की चिंता मत कीजिए, मैं पापा से बात कर लूंगी। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था।
मैं अपने हाथों से सिर दबा रहा था कि वो बिना झिझक मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा सिर दबाने लगी। वो बिल्कुल मेरे करीब थी। उसके परफ्यूम की हल्की खुशबू कमरे में फैल रही थी। बुखार और थकान की वजह से मेरी आंखें बंद होने लगीं। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद मैंने उसका कंधा हल्के से छुआ तो देखा वो भी गहरी नींद में मेरे पास ही सो चुकी थी। जैसे इस नए रिश्ते को बिना किसी शिकायत के उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया हो। वो फौरन घबराकर उठ बैठी और हैरानी से मुझे देखने लगी। फिर जैसे ही उसे सब याद आया, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। नरमी से पूछने लगी, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, अब काफी बेहतर हूँ। लेकिन आपकी कमर में तो दर्द हो रहा होगा। आप सारी रात ऐसे ही बैठी रही, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए या कपड़े बदल लीजिए। इतना भारी लहंगा कल से पहना हुआ है, थक गई होंगी। मेरी बात सुनकर आयशा ने बाथरूम के बारे में पूछा, कपड़े उठाए और अंदर चली गई। उसके जाते ही मैं उठा और कमरे में इधर उधर बिखरा सामान ठीक करने लगा। फिर किचन की तरफ गया जहां माँ नाश्ता बना रही थी और चेहरे से साफ था कि वो अब भी नाराज है। मुझे पता था कि वो इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन उस समय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने पीछे से जाकर उन्हें गले लगाया और मनाने की कोशिश की। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नाश्ता ट्रे में सजाकर मेरे हाथ में दे दिया कि मैं कमरे में रख आऊं। तभी आयशा तैयार होकर किचन में आ गई और माँ से बोली, आप बैठ जाइए, मैं बाकी नाश्ता बना देती हूँ। माँ को उसका यूं किचन में आना अच्छा तो लगा, लेकिन उन्होंने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। आयशा मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने इशारे से कहा कि रोटियां बना लो। वो तुरंत आटा लेकर रोटी बेलने लगी। मैं चाहता था कि माँ उसे अपनाए, उससे नफरत ना करें, बल्कि वैसे ही प्यार दे जैसे सौम्या को देती थी। इसके लिए जरूरी था कि आयशा हर बात माने और घर के कामों में हाथ बटाए। माँ वैसे जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होती थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद आयशा अपने व्यवहार से उनका दिल जीत ले। हालांकि वो अभी एक दिन की ही दुल्हन थी, फिर भी मैंने उसे रोटी बनाने का इशारा किया था। तभी माँ बोली, पहले तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा। एक दिन की दुल्हन ऐसे किचन में काम नहीं करती। नाश्ता मैं बना रही हूँ, तुम टेबल लगा दो, फिर सब साथ बैठकर खाएंगे। माँ ने जबरन मुस्कुराहट के साथ ये कहा तो आयशा के चेहरे पर सचमुच खुशी आ गई और वो फुर्ती से डाइनिंग टेबल सजाने लगी। दोनों को साथ काम करते देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैं ड्राइंग रूम में गया जहां पिताजी टीवी देख रहे थे। सच कहूं तो हमारे इस अचानक हुए विवाह से अगर कोई सच में खुश था तो वो मेरे पिता ही थे। सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था तो वो मेरे पिताजी अभय कुमार थे, क्योंकि पिछले कई सालों से वो मुझे शादी के लिए कह रहे थे और मैं हर बार टाल देता था। मेरी शादी होते ही उनके चेहरे पर अलग ही खुशी थी, जैसे कोई बड़ी चिंता उतर गई हो। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। करीब 15 मिनट बाद आयशा हमें नाश्ते के लिए बुलाने आई। हम टेबल पर बैठे ही थे कि तभी आयशा की माँ भी हमारे घर आ गई। आयशा तुरंत उठी और अपनी माँ से लिपट गई। हम सब माँ बेटी का वो स्नेह देख रहे थे। हैरानी की बात ये थी कि वो रो नहीं रही थी, बल्कि सच में खुश दिख रही थी। प्रणीत प्रताप भी बेटी को खुश देखकर मेरा धन्यवाद करने लगे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया, लेकिन मेरे मन में बहुत से सवाल घूम रहे थे। आखिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे ही क्यों करवाई? उसकी बारात क्यों लौट गई? वो मेरे मालिक रह चुके थे, इसलिए सीधे सीधे पूछना मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने मन ही मन तय किया कि जब हालात सामान्य होंगे तो आयशा से सब जान लूंगा। पहली बार प्रणीत प्रताप हमारे घर आए थे और हमारे साथ बैठकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद उन्होंने कहा कि वो अगले हफ्ते रिसेप्शन रखना चाहते हैं, ताकि सबको साफ पता चल जाए कि उनकी बेटी आयशा की शादी अभिजीत से नहीं बल्कि अभी मुझसे हुई है। ये कहते समय उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। एक पल को मुझे लगा शायद वो इस शादी से पूरी तरह से खुश नहीं हैं, जबकि इस रिश्ते के लिए उन्होंने ही मुझे मनाया था। उनकी बात मुझे भीतर तक चुभ गई और शायद मेरे चेहरे पर भी झलक गई। आयशा ने तुरंत अपने पिता को इशारे से चुप कराया और सबको चाय देने लगी। थोड़ी देर बाद प्रणीत प्रताप और उनकी पत्नी चले गए।
मैं अपने कमरे में आ गया। मन थोड़ा भारी था। आयशा भी समझ गई थी। वो मेरे पीछे पीछे कमरे में आई और बोली, मैं जानती हूँ आपके मन में बहुत सवाल हैं कि पापा ने इतनी जल्दी आपकी शादी मुझसे क्यों कर दी और मेरी बारात क्यों लौट गई। अगर हम पूरी जिंदगी साथ रहने वाले हैं तो सच जानना जरूरी है, वरना मन में दूरियां आ जाएंगी। मैं चुपचाप उसे सुनता रहा। उसने बोलना शुरू किया। मेरे लिए पहले एक रिश्ता आया था जिसे पापा ने पसंद कर लिया था। यह हमारे ही रिश्ते में थे, पापा के दोस्त का बेटा। हैसियत में भी हमारे बराबर और पढ़ा लिखा भी था। सगाई हुई तो मैं भी उसे पसंद करने लगी, लेकिन फिर बिजनेस की कुछ जलन और तरक्की की वजह गलतफहमियां हुई और फिर सगाई टूटने की नौबत आ गई। पहली बार मैंने पापा के फैसले का विरोध किया और किसी तरह से वो रिश्ता बच गया। मुझे तब पता चला कि हमारे परिवारों के बीच बिजनेस में खुद को आगे रखने की होड़ लग गई है। बड़ी मुश्किल से मैंने सबको मनाया था, पर धीरे धीरे गलतफहमियां फिर बढ़ने लगीं। पढ़ाई पूरी होते ही हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में रौनक थी, सब बहुत खुश थे क्योंकि कई सालों बाद मेरे परिवार में इतना बड़ा आयोजन हो रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि शादी वाले दिन सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। हमारे यहाँ सालों बाद ऐसा हो रहा था कि किसी लड़की की शादी इतने अच्छे से हो रही थी और जिसमें परिवार के लगभग सभी लोग शामिल भी हो रहे थे। वरना हाल तो ये था कि रिश्तेदार जलन के कारण एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। शादी वाले दिन जब दहेज और बाकी रस्मों की बात चल रही थी, तभी अभिजीत के पिता सुरेश जी ने अचानक ऐसी शर्त रख दी कि सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि शादी तभी होगी जब मेरे पिता प्रणीत सबके सामने उनके पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे और अपनी सारी जायदाद उनके बेटे के नाम पर कर देंगे, वरना बारात अभी इसी वक्त वापस लौट जाएगी। ये सुनते ही पापा सन्न रह गए। भरे मंडप में वो क्या जवाब देते। रिश्तेदारों की निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। सुरेश अंकल के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। मुझे समझ आ गया कि वो दोबारा से इस शादी के लिए क्यों मान गए, क्योंकि ये सब उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि वो शादी वाले दिन ही किस तरह से मेरी और मेरे परिवार की बेइज्जती सबके सामने करेंगे। मैंने पहली बार अपने मजबूत और आत्मसम्मानी पिता को झुके कंधों के साथ खड़ा देखा। मेरा दिल ये मंजूर करने को तैयार नहीं था कि मेरे पापा किसी के आगे हाथ जोड़ें या पैरों में गिरें। मैं गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। माँ मुझे रोकने को बढ़ी, लेकिन मैं सीधे पापा के पास जाकर खड़ी हो गई और पूछा, अंकल, आखिर आपसे किस बात की माफी मांगने को कह रहे हैं? पापा ने भारी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ ये किस बात की माफी मांगवाना चाहते हैं, लेकिन सच कह रहा हूँ, तुम्हारी बहन के मरने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं था सुरेश। फिर उन्होंने सबके सामने पूरी बात बताई। सुरेश की बहन किसी और लड़के को पसंद करती थी, पर इसके घर वालों ने हमारा रिश्ता तय कर दिया था। वो मेरे सामने रोई, गिड़गिड़ाई कि मैं इस रिश्ते से मना कर दूं ताकि वो लड़का उसके घर रिश्ता भेज सके। अगर मैं मना नहीं करता तो खानदान वाले जबरदस्ती उसकी शादी मुझसे कराने की कोशिश करते। मैंने उसकी खुशी के लिए रिश्ता ठुकरा दिया ताकि उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और कर दें, लेकिन वो लड़का धोखेबाज निकला। उसने उसकी इज्जत से खेला और बुरे हाल में छोड़कर भाग गया। वो किसी को कुछ बता नहीं पाई। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने शहर की सबसे ऊंची इमारत से, ये कहकर पापा चुप हो गए। फिर बोले, मैं सच कह रहा हूँ सुरेश, मैंने तो उसकी इज्जत और खुशी के लिए फैसला लिया था। अगर मुझे अंदाजा होता कि ऐसा होगा तो मैं कभी मना नहीं करता। मैं ये भी सच बोल रहा हूँ, उसने खुद मुझसे कहा था कि किसी को कुछ ना बताऊं, इसीलिए मैं चुप रहा। पापा बार बार सफाई दे रहे थे, लेकिन सुरेश अंकल की एक ही जिद थी कि वो उनके पैरों में गिरकर माफी मांगे, तभी शादी होगी। मैं रोते रोते पापा से लिपट गई और बोली, मैं सारी जिंदगी आपके साथ रह लूंगी, लेकिन आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। अगर आपने इनके सामने सिर झुकाया तो समझ लूंगी कि आपकी कोई बेटी नहीं थी। मैं आपको अपमानित होते नहीं देख सकती। उससे अच्छा है कि मैं ही मर जाऊं। उस पल पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया था। मेरी बात सुनकर पापा अड़ गए। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपनी सारी जायदाद बेटी के नाम पर तो कर सकते हैं, लेकिन किसी के पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगेंगे। पंडित जी हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। मंडप में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे।
लेकिन सुरेश अंकल अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि जब तक प्रणीत सबके सामने उनके पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगेंगे, वो अपने बेटे अभिजीत को फेरे लेने की इजाजत नहीं देंगे। सुरेश अंकल पापा के पास आकर बोले, अगर आज मेरा बेटा बारात वापस ले गया तो बदनामी तुम्हारी बेटी की होगी। फिर कोई भी इससे शादी करने को तैयार नहीं होगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि सबके सामने माफी मांग लो। पापा ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, अगर बारात वापस ले जानी है तो ले जाओ। मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारे बेटे से 100 गुना बेहतर लड़का ढूंढ लूंगा। मेरी बेटी के लिए तुमसे भी अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए मना कर दिया कि शादी अपने ही पहचान में करूंगा। ये सुनकर सुरेश अंकल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुनक कर कहा, अगर ये मेरी बहू नहीं बनी तो फिर किसी की भी नहीं बनेगी। मैं देखता हूं तुम कैसे इसकी शादी कहीं और करते हो। इतना कहकर उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया कि बारात वापस जाएगी। रिश्तेदारों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगे। आयशा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, उसी दिन पापा ने तय कर लिया था कि वो मुझे ऐसे घर में नहीं भेजेंगे जहां मेरी इज्जत ना हो। वो आपको पहले दिन से पसंद करते थे। होटल में जब भी आप काम के सिलसिले में उनसे मिलते थे, वह आपकी सादगी, ईमानदारी और व्यवहार की तारीफ करते थे। उन्हें लगता था कि आप में वो समझ और जिम्मेदारी है जो एक अच्छा पति बनने के लिए जरूरी होती है। उन्हें मालूम था कि आपकी कहीं और बात चल रही है, फिर भी उनकी नज़र में आपसे बेहतर कोई नहीं था। उन्हें यकीन था कि आप ही मुझे खुश रख पाएंगे और वैसे ही संभालेंगे जैसे वो चाहते हैं। जब आयशा बोलते बोलते थक गई तो मैंने उसे पानी का गिलास दिया। उसकी बातों में मुझे उसकी कोई गलती नजर नहीं आई। उल्टा मुझे अपनी किस्मत पर गर्व हुआ कि मेरी जिंदगी में ऐसी लड़की आई है जो अपने माता पिता को किसी के सामने झुकने नहीं देती, तो वो मुझे भी कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगी। मुझे यकीन हो गया था कि वो एक अच्छी जीवन संगिनी साबित होगी। तभी बाहर से तेज शोर सुनाई दिया और हम दोनों चौंक गए। मैं तुरंत कमरे से बाहर भागा, वो भी मेरे पीछे पीछे आई। जैसे ही हम ड्राइंग रूम में पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर हमारे होश उड़ गए। मेरे माता पिता सोफे पर बैठे थे और 2 नकाबपोश लोग उनके सिर पर बंदूक ताने खड़े थे। घर में सामान बिखरा पड़ा था, तोड़ फोड़ साफ दिखाई दे रही थी। मेरा खून खौल उठा। मैं उनकी तरफ बढ़ा ही था कि आयशा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, जोश में मत आइए, अभी समझदारी से काम लेने का वक्त है। पुलिस को फोन कीजिए। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा और खुद आगे बढ़ गया। इससे पहले कि वो पुलिस को फोन करती, उनमें से एक ने मुझ पर गोली चला दी। गोली मेरे बाजू को छूती हुई निकल गई। दूसरे ने मेरे सिर पर डंडा मारा और मैं लड़खड़ा गया। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसी अफरा तफरी में वे लोग आयशा को जबरदस्ती घसीट कर बाहर ले गए। माँ बाप चीखते रह गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। माँ ने तुरंत प्रणीत प्रताप को फोन किया। वो अपने गार्ड्स के साथ हमारे घर पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि मुझ पर हमला हुआ है और आयशा को उठा ले गए हैं, तो उनका चेहरा गुस्से से भर गया। उन्होंने कहा, ये काम और किसी का नहीं, सुरेश का है। उसने दुश्मनी की शुरुआत की है। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि प्रणीत प्रताप कौन है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां घर के बाहर आ गईं। इंस्पेक्टर ने आयशा की तस्वीर ली और टीम के साथ उसे ढूंढने निकल गया। अभी तलाश शुरू ही हुई थी कि प्रणीत प्रताप के फोन पर सुरेश का कॉल आया। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर अपनी बेटी की जान प्यारी है तो अभी भी वक्त है। मेरे पास आकर माफी मांग लो, वरना तुम्हें बेटी की लाश भी नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर फिर गुस्सा भड़क उठा। मैंने तुरंत उस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की तो पता चला कि वो शहर से दूर किसी सुनसान इलाके में है। अब ये सिर्फ परिवार की इज्जत की बात नहीं रह गई थी, ये मेरी पत्नी की जिंदगी का सवाल था। जब मैंने इस बात का जिक्र किया तो प्रणीत अंकल कहने लगे, मुझे मालूम है वो कहाँ होगा। यकीनन वो उसे अपने डेयरी फार्म पर लेकर गया होगा। जल्दी चलो, हम वहीं पर चलते हैं और पुलिस को भी खबर कर देते हैं। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और तुरंत गन उठाकर उसे लोड किया। फिर मैं प्रणीत अंकल के साथ ही अभिजीत के डेयरी फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही हम अभिजीत के इलाके में पहुंचे, बंदूक की गोलियों ने हमारा स्वागत किया।
शुक्र था कि हमारी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, वरना गाड़ी में बैठे हम सब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। पुलिस को भी पहले ही सूचना दे दी गई थी। जैसे ही हम उनके डेयरी फार्म हाउस के पास पहुंचे, सामने ही अभिजीत अपने पिता सुरेश के साथ खड़ा दिखाई दिया। आयशा को कुर्सी से बांधा गया था और उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। हमें देखते ही वो कुछ कहने की कोशिश करने लगी। तभी अभिजीत को समझ आ गया कि हम वहां पहुंच चुके हैं। वो जोर से बोला, जल्दी आओ, अगर अपनी बीवी को बचा सकते हो तो बचा लो। प्रणीत अंकल, अब आपको अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करनी होगी और मेरे पिता के पैरों में गिरकर माफी भी मांगनी होगी। इसके अलावा ये लड़का आयशा को तलाक देगा और मैं उससे शादी करूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा, क्योंकि वो बार बार मेरी पत्नी का नाम लेकर मुझे उकसा रहा था। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और उसकी बातों को नजरअंदाज किया। इससे पहले कि वे लोग हम पर कोई दबाव डालते, मैं तुरंत अपने पेशेवर अंदाज में आ गया। मैंने गन निकाली और अभिजीत के गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसके सारे गार्ड जमीन पर गिर चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है और ये सब करने वाला कौन है। वे हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। तभी मैंने एक बार सीटी बजाई और पुलिस की बड़ी टीम वहां पहुंच गई। आयशा ये सब देखकर सन्न रह गई थी। इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते, मैं तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और जहां वे खड़े थे वहीं उन्हें रस्सियों से बांध दिया। मेरा ये रूप देखकर वे इतने हैरान थे कि सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। आयशा भी घबराई हुई मुझे बस देखती रह गई। वहां मौजूद सब लोगों में सिर्फ प्रणीत ही थे जो पूरी तरह से शांत और निश्चिंत होकर कुर्सी पर बैठे थे। पुलिस ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था। वे अपनी ही चाल में फंस चुके थे। मैं कई दिनों से अभिजीत पर नजर रखे हुए था ताकि उसके खिलाफ पक्के सबूत जुटा सकूं और उसे जेल भिजवा सकूं, क्योंकि इन दिनों उसके हौसले बहुत बढ़ गए थे और वो खुद को कानून से ऊपर समझने लगा था, जैसे ये जमीन आसमान उसके बाप की जागीर हो। अभिजीत बहुत से गलत कामों में शामिल था, लेकिन उसका बाप सुरेश हर बार उसे बचा लेता था। मगर अब वो मेरे हाथ लग चुका था और मैं उससे अपने सारे पुराने हिसाब चुकता करना चाहता था। मुझे देखते ही अभिजीत को याद आ गया कि मैं कौन हूँ। जैसे ही वो मुझे पहचान पाया, उसका चेहरा उतर गया और वो घबराकर अपने पिता के कान में कुछ फुसफुसाने लगा। उसके पिता, जो मुझे सिर्फ प्रणीत अंकल का दामाद और होटल का मैनेजर समझ रहे थे, मेरी असली पहचान जानकर हैरान रह गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि प्रणीत प्रताप ने अपनी बेटी के लिए किस इंसान को चुना है। पुलिस वाले अभिजीत को हथकड़ी लगाकर ले जाने लगे तो आयशा मेरी तरफ आई और घबराई आवाज में बोली, ये सब क्या है? क्या तुम पुलिस वाले हो? मैंने चुपचाप सिर हिलाकर हाँ कहा और उसे समझाने लगा कि अभिजीत कितने गलत कामों में लिप्त था, जिनमें से कई मामलों को सुरेश पैसे देकर दबा चुका था। मैं होटल में मैनेजर बनकर सिर्फ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि अभिजीत का वहां पर अक्सर आना जाना था। जब मुझे पता चला कि वो प्रणीत प्रताप का दामाद बनने वाला है, तो मैंने बहुत कोशिश की कि उन्हें सच बता सकूं, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। फिर शादी वाले दिन ये सब हो गया। मुझे पूरा यकीन था कि अभिजीत कोई ना कोई हंगामा जरूर करेगा, इसीलिए मैंने पहले ही पुलिस को अलर्ट कर दिया था। उसके खिलाफ पहले से कई केस दर्ज थे और अब हमारे पास सबूत भी थे और गवाह भी। अब वो बच नहीं सकता था। उसे कम से कम उम्र कैद या फांसी की सजा तो जरूर होगी और दोनों ही हालत में उसका अंजाम बुरा ही है। उसने ना सिर्फ शहर में नशे का धंधा फैलाया, बल्कि कई लड़कियों की तस्करी में भी उसका हाथ था। ये कहते हुए मैंने सुरेश की तरफ देखा, जो रोते बिलखते मेरी ओर बढ़े और बोले, मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा, बस मेरे इकलौते बारिश को बख्श दो, वो बेगुनाह है। उनकी बात सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। उन सब हालात के बीच आयशा हैरानी से मुझे देखती रही, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ये सब कर चुका हूँ। वो अविश्वास में वहीं कुर्सी पर बैठ गई। मुझे लगा शायद उसे ये जानकर खुशी नहीं हुई, या फिर अभिजीत की सच्चाई सामने आने के बाद वो अंदर से टूट गई थी। शादी वाली रात ही मैंने सारे सबूत प्रणीत प्रताप को भेज दिए थे, इसलिए वो पहले से सब कुछ जानते थे। यही वजह थी कि उन्होंने बारात लौटा दी और उसी वक्त अपनी बेटी की शादी मुझसे करने का फैसला कर लिया। मुझे पता था कि मेरी माँ की सहेली
अपनी बेटी सौम्या की शादी मुझसे करवाना चाहती थी, लेकिन हालात ने सब कुछ बदल दिया। पर हकीकत ये थी कि सौम्या के पापा हमारे रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि वो सौम्या की शादी किसी बड़े और ऊंचे घराने में करना चाहते थे। हर तरफ से सौम्या और मेरे रिश्ते में रुकावटें आ रही थीं। तब मुझे यही सही लगा कि आयशा और मेरी शादी हो जाए। प्रणीत प्रताप भी अंदर से यही चाहते थे और आयशा को भी कोई खास ऐतराज नहीं था। वो पहले भी अपने पिता के फैसले के आगे सिर झुका चुकी थी और इस बार भी उसने कुछ नहीं कहा। मामला सुलझाकर जब हम लोग घर लौटे तो मेरी माँ घबराई हुई रोते रोते मेरी तरफ आई और बोली, तुम ये खतरे वाली नौकरी छोड़ दो, कोई और काम कर लो। अब मैं तुम्हें ये नौकरी नहीं करने दूंगी। हर वक्त मुझे तुम्हारी चिंता ही लगी रहती है। मैं बूढ़ी औरत कब तक यूं ही डरती रहूंगी। माँ को रोते देख मैं उनसे लिपट गया। आयशा अभी भी सदमे में ही थी। वो बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि माँ उसे पीछे से आवाज देती रही। मुझे समझ आ गया था कि वो खुश नहीं है। अपने पति की सच्चाई जानकर उसे गहरा झटका लगा था। वो चाहती थी कि मैं उसे पहले ही बता देता कि मैं क्या काम करता हूँ। उसे लग रहा था कि मैंने उससे झूठ बोला है, जबकि सच तो ये था कि मुझे उसे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। माँ को समझाने के बाद मैं कमरे में गया तो देखा वो बिस्तर पर बैठी चुपचाप रो रही थी। मैं उसके पास ही बैठ गया और धीरे से पूछा, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? वो रोते हुए बोली, मुझे अभिजीत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक दो बार मुझे उस पर शक हुआ था, लेकिन हर बार उसने बात घुमा दी। और आपने भी मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। आपने कहा था कि आप होटल में मैनेजर हैं, जबकि आप तो पुलिस में हैं। आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्या मर्द ऐसे ही होते हैं? उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर मुझे सच में बहुत बुरा लगा। शायद मुझे पहले ही दिन सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से क्या होता। मैं उससे माफी मांगने लगा। तभी उसकी माँ का फोन आया। वो फोन उठाने के लिए कमरे से बाहर चली गई। मैं वहीं बिस्तर पर लेट गया। आयशा सच में बहुत अच्छी लड़की थी। उसमें न घमंड था न दिखावा, और शायद यही सादगी मुझे उसकी तरफ खींच लाई थी। मेरे बारे में सच्चाई जानने के बाद आयशा कुछ दिन मुझसे नाराज रही, लेकिन धीरे धीरे उसने सब स्वीकार कर लिया और फिर पहले की तरह मुस्कुराने लगी। अगले दिन हमारा रिसेप्शन था। उस दिन वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं अपनी किस्मत पर हैरान था कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है। खूबसूरत होने के साथ साथ वो समझदार भी थी और बेहद आज्ञाकारी भी। वो मेरी हर बात मानती थी। प्रणीत प्रताप ने मुझे कई बार कहा कि मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर होटल और उनके कारोबार पर ध्यान दूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि ये नौकरी सिर्फ काम नहीं, मेरी चाहत है, मेरा सपना है, जिसे मैं मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। हाँ, नौकरी के साथ साथ मैं आपके कारोबार में भी हाथ बटा दूंगा। वैसे भी आयशा ने इसी काम की पढ़ाई की है, तो अगर वो ऑफिस संभालना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे इनकार के बाद आयशा खुद अपने पिता के ऑफिस जाने लगी। किसी ने भी मुझे घर जमाई बनने के लिए मजबूर नहीं किया और ना ही ऑफिस संभालने का दबाव डाला। प्रणीत प्रताप ने भी कभी ये भी नहीं कहा कि उनकी बेटी को ससुराल में सारी सुविधाएं नहीं मिल रही, इसीलिए वो उसे नया घर या महंगी चीजें दिला दे। वे अपनी बेटी को खुश देखकर ही संतुष्ट थे। अगर वो खुश हैं और उसे किसी चीज की कमी नहीं है तो सब ठीक है। जिन चीजों की जरूरत थी वो मैं खुद ही ले आया था। हमने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था। प्रणीत प्रताप ने अपनी सारी संपत्ति बेटी के नाम कर दी थी। वो तो चाहते थे कि सब कुछ मेरे नाम कर दे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि उस पर मेरा कोई हक नहीं था। आयशा एक अच्छी बहू की तरह मेरी माँ की भी सेवा करती थी और मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी। मैं भी उसके हर काम में हाथ बटाता था। यूं ही जिंदगी के सुनहरे दिन गुजरने लगे। एक दिन पता चला कि मैं पिता बनने वाला हूँ। मुझसे ज्यादा खुशी ये खबर सुनकर प्रणीत प्रताप को हुई। मैंने आयशा से कह दिया कि अब वो ऑफिस नहीं जाएगी। जब भी जरूरत होगी मैं खुद जाकर अंकल की मदद कर दूंगा। उसने बिना किसी बहस के मेरी बात मान ली और ऑफिस जाना छोड़ दिया। अब उसकी जगह मैं जाने लगा। नौकरी और कारोबार दोनों संभालना आसान नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। प्रणीत प्रताप हर कदम पर हमारा साथ दे रहे थे। देखते ही देखते समय बीतता गया और आज मैं 3 बच्चों का पिता हूँ। एक खूबसूरत और खुशहाल परिवार मेरे पास है, जो हर इंसान का सपना होता है। अब मुझे और क्या चाहिए?
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से कोई समानता दिखाई देती है तो वो मात्र संयोग माना जाएगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में सम्मान, साहस और सही फैसलों की प्रेरणा देना है। धन्यवाद।